सर्दी की ठंडी सुबह थी। नीला अपने बड़े से ड्राइंग रूम में चाय का कप हाथ में लिए बार बार घड़ी देख रही थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। आज दयाशंकर तिवारी की वसीयत पढ़ी जाने वाली थी। वो सोच रही थी, आज सब कुछ बदल जाएगा। अब हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी। मन ही मन उसने अपने भविष्य की तस्वीर बना रखी थी। आलीशान घर, मोटा बैंक बैलेंस, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और एक बेफिक्र जिंदगी। उसे पूरा यकीन था कि ये सब अब उसका होने वाला है, क्योंकि ननद संध्या तो विदेश में बस चुकी थी और पहले ही कह चुकी थी कि उसे पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन उसी पल उसके भीतर कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। शायद इसीलिए उसकी नजर बार बार उस कमरे की ओर चली जाती थी जहां कभी उसके ससुर दयाशंकर बैठकर अखबार पढ़ते थे, और अब बस उनकी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी खाली खड़ी थी। 3 साल पहले की एक शाम, दयाशंकर टीवी देख रहे थे। बिजली चली गई तो उन्होंने नीला से कहा, बहू, जरा स्टोर रूम से टॉर्च निकाल दो, अंधेरा हो रहा है। नीला उस समय फोन पर अपनी सहेली से बातें कर रही थी। उसने बिना देखे कहा, आप खुद ले लीजिए, मुझे पता नहीं कहाँ रखा है। दयाशंकर चुप हो गए। उन्होंने धीरे धीरे उठकर टॉर्च ढूंढी, लेकिन अंधेरे में ठोकर लगने से उनका पैर चोटिल हो गया। राहुल दफ्तर से लौटा तो उसने देखा, पिताजी के पैर में सूजन है। पापा, ये क्या हुआ? दयाशंकर ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस अंधेरे में ठोकर लग गई। लेकिन राहुल की नजर नीला पर गई, जो अब भी फोन में मग्न थी। उसी दिन से राहुल और नीला के बीच एक अदृश्य दीवार बनने लगी। 1 साल पहले मोहल्ले में पड़ोस की शादी थी। दयाशंकर ने नीला से कहा, बहू, जरा मेरे साथ चलो, सब पूछते हैं कि बहू कहाँ है। नीला ने नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया, मेरे पास फुर्सत नहीं है, आप अकेले चले जाइए। वैसे भी वहां सब बुजुर्ग होंगे, मुझे बोरियत होती है। दयाशंकर चुपचाप निकल गए। शादी में सबने पूछा, तिवारी जी, आपकी बहू नहीं आई? दयाशंकर ने हंसते हुए कहा, अरे, बच्चों के साथ व्यस्त थी। लेकिन उनके दिल में जो चुभन लगी, वह कभी मिट नहीं पाई। आज उन्हीं यादों के बीच घर के बड़े हॉल में वकील शर्मा आए। उन्होंने सीलबंद लिफाफा खोला और गंभीर स्वर में पढ़ना शुरू किया। पहली पंक्ति ने ही नीला का चेहरा पीला कर दिया। दयाशंकर ने अपनी पत्नी के सारे गहने बेटी संध्या को दिए थे। फिर वकील बोले, मेरे बैंक खातों, निवेशों और शेयरों से होने वाली सारी आमदनी आश्रय सेवा सदन को दान में दी जाए। नीला के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। वकील शर्मा ने आगे पढ़ा, मेरे छोटे बेटे राहुल और उसके परिवार के साथ जो घर है, उसे मैं नई किरण बालगृह को देना चाहता हूं, ताकि वहां एक लाइब्रेरी और बच्चों के लिए ट्यूशन सेंटर बन सके। मृत्यु के 1 महीने के भीतर यह घर खाली कर दिया जाए। नीला के कानों में मानो किसी ने सीसा उड़ेल दिया हो। उसकी सांसें तेज हो गई। ये कैसे हो सकता है? उसने राहुल की तरफ देखा, जो बस शांत बैठा था। नीला को वह रात याद आ गई, जब राहुल ऑफिस टूर पर था और दयाशंकर को तेज बुखार था। बहू, डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत तकलीफ है। नीला ने चिढ़कर कहा, मरने दो, एक दिन के बुखार से कौन मरता है। उसका बेटा रोहन ये सुन चुका था और उसने तुरंत पापा को फोन कर दिया। अगले दिन राहुल आया और पिताजी को अस्पताल ले गया। कुछ दिन बाद उनकी सहमति से उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया।
वकील शर्मा ने अंतिम पन्ना खोला। मेरे बच्चों ने मुझे प्यार किया, लेकिन समय नहीं दे पाए। मेरी नज़र में सबसे बड़ी दौलत मेरे बच्चों के संस्कार हैं। धन किसी के पास भी आ सकता है, लेकिन संवेदनशीलता हर किसी के पास नहीं होती। मैंने संपत्ति अनाथ बच्चों को दी, ताकि जिनके पास परिवार नहीं है, उन्हें जीवन की रोशनी मिले। सब लोग चले गए। नीला उसी हॉल में अकेली बैठी रही। उसके कानों में दयाशंकर की आवाज गूंज रही थी। उस रात उसने राहुल से कहा, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। राहुल ने बस उसका हाथ पकड़ लिया। अगले दिन नीला नई किरण बालगृह पहुंची। वहां उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका पश्चाताप सेवा में बदलने लगा। अब वह समझ चुकी थी, संपत्ति से बड़ी संपत्ति होती है इज्जत और अपनापन। एक सच्चाई। हर बुजुर्ग जो वृद्धाश्रम में है, वह लाचार नहीं होता। कभी कभी यह समय और परिस्थितियों का चुनाव होता है। परिवार में करुणा और सम्मान सबसे कीमती विरासत है, जो एक बार खो जाए तो कोई वसीयत उसे लौटा नहीं सकती।